सभी बच्चों को हरिओम। पिछले वीडियो लेसन में बेटा मैंने आप लोगों को डीएनए की पैकेजिंग के बारे में बताया था। आज हम देखते हैं आनुवांशिक पदार्थ की खोज। देखा जाए तो डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, ये सभी आप जान गए, परंतु इसके बावजूद भी और भी कई सिद्धांत दिए गए जिससे ये प्रमाणित किया गया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है करके। ठीक है, तो जीवों के लैंगिक व्यवहार एवं संतानोत्पत्ति की क्षमता से मनुष्य को इस बात की तो जानकारी हो गई कि लैंगिक जनन के समय जनकों से कुछ पदार्थ संतति में पहुंचते हैं जो उस जीव में आनुवांशिक गुणों को निर्धारित करता है, परंतु ऐसे पदार्थों की प्रकृति के बारे में विस्तृत जानकारी 1928 में ग्रिफिथ के प्रयोग के बाद ही हो पाया था। वे पदार्थ जो जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से स्थानांतरित होते हैं तथा आनुवांशिक गुणों को निर्धारित करते हैं, आनुवांशिक पदार्थ कहलाते हैं। तो मैस्चर और न्यूक्लियन व मेंडल के वंशागतिक सिद्धांत काफ़ी लंबे समय के बाद भी यह सिद्ध व ज्ञात हो सका कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है करके। आनुवांशिक वंशागतिकी के आणविक आधार की खोज तो 1926 में हो गई थी। ग्रेगर जॉन मेंडल, वॉल्टर सथन, थॉमस हंट मॉर्गन, अन्य दूसरे वैज्ञानिकों की पूर्व खोजों के आधार पर भी स्पष्ट हो गया कि गुणसूत्र अधिकतम कोशिकाओं के केंद्रक में मिलता है, लेकिन फिर भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सका कि कौन सा अणु वास्तव में आनुवांशिक पदार्थ है करके। इसी के लिए रूपांतरी सिद्धांत निकाला गया जो कि वर्ष 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, यह ऐसा जीवाणु है जो कि निमोनिया के लिए जिम्मेदार है, के साथ कई सारे प्रयोगों से फिर रूपांतरण से अच्छे ढंग से व्याख्या की गई और उनके प्रयोगों के दौरान एक सजीव जीव जैसे जीवाणु के प्राकृतिक रूप में परिवर्तन हो पाया। तो जब डीएनए को आनुवांशिक प्रकृति के बारे में खोज नहीं हो पाई थी, तभी इन वैज्ञानिकों ने ऐसा मानना था कि आनुवांशिक पदार्थ वही पदार्थ हो सकता है जिसमें निम्न लक्षण होते हैं। कौन कौन से? आनुवांशिक लक्षणों को धारण एवं निर्धारित करने की क्षमता, स्वदुगणन की क्षमता और उत्परिवर्तन होने की क्षमता, ऐसा मानना था। परंतु जब रूपांतरण सिद्धांत आया जिसमें ग्रिफिथ ने प्रयोगों के द्वारा बताया, तो उन्होंने अपने प्रयोग में क्या बताया? देखिए, सभी जीवों में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, यह अनेक प्रयोगों के निष्कर्ष के आधार पर प्रमाणित हो चुका। ग्रिफिथ का रूपांतरण संबंधी प्रयोग सबसे प्रमुख था। इसमें ग्रिफिथ ने 1928 में डिप्लोकोकस निमोनी, या फिर जो मैंने आपको नाम बताया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जो किसके लिए जिम्मेदार है? निमोनिया के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, उस पर उन्होंने प्रयोग किया और उन्होंने पाया कि इस जीवाणु में दो प्रभेद पाए जाते हैं। चिकने प्रभेद, जिसको एस टाइप भी कहते हैं, चिकना यानी स्मूथ टाइप, और एस टाइप, और दूसरा प्रभेद है खुरदुरी प्रभेद, जिसको आर प्रभेद अर्थात रफ टाइप, रफ से आर कहा गया है और स्मूथ से एस कहा गया है। ठीक है, तो उन्होंने क्या पाया कि इस जीवाणु में दो प्रभेद है, दो स्ट्रेन्स होते हैं, एस प्रभेद और आर प्रभेद। ठीक है, अब एस प्रभेद क्या है? एस प्रभेद कल्चर माध्यम पर उगाए जाने पर चिकनी कॉलोनीज उत्पन्न करता है। किसी भी संवर्धन माध्यम पर जब आप एस प्रभेद उगाएंगे तो वो कौन सी कॉलोनी करेगा, उत्पन्न करेगा? चिकनी कॉलोनी। यह जीवों में निमोनिया रोग उत्पन्न करने में सक्षम होता है। जो एस प्रभेद है वह जीवों में निमोनिया रोग उत्पन्न करने में सक्षम होता है। इसी को उग्र अथवा वायरुलेंट भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा आपका क्या प्रभेद बताया? आर प्रभेद। तो आर प्रभेद क्या है? आर प्रभेद जब इसको कल्चर माध्यम पे उगाते हैं, संवर्धन माध्यम पर उगाते हैं, तो ये किस प्रकार की कॉलोनी उत्पन्न करेगा? खुरदुरी कॉलोनी उत्पन्न करेगा, क्योंकि ये कैसा है? खुरदुरा है, तो कॉलोनी भी कैसे उत्पन्न करेगा? खुरदुरी। यह निमोनिया रोग उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अनुग्र अथवा नॉन वायरुलेंट कहते हैं। ठीक है, अब उन्होंने दोनों प्रकार के जीवाणु को चूहे में इंजेक्ट किया, एस प्रकार का और आर प्रकार का। दोनों प्रकार के जीवाणुओं को किस में इंजेक्ट किया? चूहे में इंजेक्ट किया। तो क्या परिणाम प्राप्त होता है? मैं आपको बिंदुओं के आधार पर बता रही हूँ यहाँ पर कौन कौन से परिणाम उनको प्राप्त हुए। आर अथवा
अनुग्र प्रभेद चूहे में निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करता तथा उनकी मृत्यु नहीं होती है। एस अथवा उग्र प्रभेद चूहों में निमोनिया रोग उत्पन्न करता है जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। अर्थात जब एस प्रभेद को चूहे में प्रवेश कराया गया तो चूहा क्या हो जा रहा है, मर जा रहा है। क्यों? क्योंकि एस प्रभेद निमोनिया रोग उत्पन्न करने में सक्षम है, जबकि जब आर प्रभेद को चूहे में प्रवेश कराया गया तो चूहे जीवित रहते हैं। क्यों? क्योंकि आर प्रभेद निमोनिया रोग नहीं उत्पन्न करता है तो चूहे जीवित रहते हैं। एस प्रभेद को अब जब इस प्रकार से परिणाम प्राप्त हुए तब उन्होंने ग्रिफिथ ने आगे इस प्रयोग को क्या किया, ग्रिफिथ ने जीवाणुओं को गर्म किया, यानी एस प्रभेद को जब उबालकर मार दिया जाता है तो ये चूहों में रोग उत्पन्न नहीं कर पाते एवं उनकी मृत्यु नहीं होती। अर्थात एस प्रभेद में जो जीवाणु हैं उन जीवाणुओं को तो एस प्रभेद को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, और उसमें जो जीवाणु थे उनको क्या कर दिया गया, मार दिया गया। अब यदि उनको चूहे में इंजेक्ट कराया जाता है तो चूहे की मृत्यु नहीं हो पाती है। अर्थात एस प्रभेद भी क्या हो गया, निमोनिया रोग को उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होगा। मरे हुए एस प्रभेद तथा जीवित एस प्रभेद, मरे हुए एस प्रभेद और जीवित आर प्रभेद के मिश्रण को चूहों में इंजेक्ट करवाएं। ठीक है, दूसरा आगे हम बढ़ते हैं इसी में कि जब भी मरा हुआ एस प्रभेद और जीवित आर प्रभेद इन दोनों के मिश्रण को चूहे में इंजेक्ट करवाए जाने पर चूहों में निमोनिया उत्पन्न होने के कारण ये मर जाते हैं। ठीक है, तो क्या पता चल रहा है इस प्रयोग के आधार पर कि ग्रिफिथ ने क्या निष्कर्ष निकाला कि कोई पदार्थ मरे हुए एस प्रभेद के जीवाणु से जीवित आर प्रभेद वाले जीवाणुओं में प्रविष्ट हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप ये भी उग्र हो जाते हैं एवं चूहों में रोग उत्पन्न करने लग जाते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि ग्रिफिथ ने जीवाणुओं को गर्म करने पर उनको मृत पाया। उसने पाया कि गर्म करने पर मृत एस प्रभेद जीवाणु को चूहे में प्रवेश कराने से उनकी मृत्यु नहीं हो पाई, जब भी हमने सिर्फ मृत एस प्रभेद को चूहे में प्रवेश करवाया है तो चूहों की मृत्यु नहीं हो रही है। लेकिन जब उसमें गर्म करने से मृत एस व सजीव आर जीवाणु इन दोनों का मिश्रण, क्योंकि एस प्रभेद तो मृत हो गया परंतु जो आर प्रभेद है वह कैसा है, जीवित है। वह निमोनिया रोग उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है आर प्रभेद, परंतु हमने उसके जीवाणुओं को नहीं मारा है तो वो क्या है, सजीव है। तो मरे हुए एस प्रभेद और सजीव आर प्रभेद इन दोनों का मिश्रण यदि चूहे में प्रवेश कराया गया तब चूहे की मृत्यु हो गई। तो यहाँ क्या पता चल रहा है कि इस मृत चूहे से उसने सजीव एस जीवाणु को विलगित कर दिया। एक प्रभेद ताप से मृत, यहाँ पर चित्र में आपको दिख रहा है एस प्रभेद जो कि ताप से क्या हो गया, मृत हो गया है। जब उसको चूहे में स्थानांतरित कराया गया तो चूहा जीवित रहता है। अब यहाँ लिखा है एस प्रभेद ताप से मृत परंतु आर प्रभेद सजीव, इन दोनों के मिश्रण को चूहे में स्थानांतरित करवाया गया तो चूहा क्या हो गया, मर जा रहा है। तो ग्रिफिथ ने यह बताया कि आर प्रभेद जीवाणु ताप मृत एस प्रभेद जीवाणु द्वारा रूपांतरित किए गए। यह रूपांतरित कारक ताप मृत एस प्रभेद से आर प्रभेद में स्थानांतरित होने से इसमें चिकनी बहुसर्कराइड आवरण का निर्माण होता है जिससे यह उग्र रूप में परिवर्तन हो जाता है। यह निश्चित ही अनुवांशिक पदार्थ के स्थानांतरण के कारण हो पाया। इस प्रयोग से अनुवांशिक पदार्थ के जीव रासायनिक प्रकृति के बारे में नहीं बताया जा सकता है। रूपांतरित सिद्धांत के जीव रासायनिक लक्षण ओसवाल्ड एबेरी, कॉलोनी मैक्लियोड व मैकलिन मैककॉर्डी के कार्य के पहले ऐसा समझा जाता था कि अनुवांशिक पदार्थ प्रोटीन है। ग्रिफिथ के सभी प्रयोगों के आधार पर रूपांतरित सिद्धांत की जीव रासायनिक प्रकृति के बारे में पता चला। ताप इस मृत कोशिकाओं से जैव रसायनों प्रोटीन, डीएनए, आरएनए आदि को अलग कर यह पता लगाने के लिए शोधित किया गया कि इनमें से कौन आर कोशिकाओं को एस कोशिका में रूपांतरित करने में सहायक होता है। उन्होंने इस बात का पता लगाया कि एस जीवाणु का केवल डीएनए ही आर जीवाणु को रूपांतरित कर सकता है। एस जीवाणु का केवल डीएनए ही आर जीवाणु को क्या कर सकता है, रूपांतरित कर सकता है। उन्होंने इस बात का भी पता लगाया कि प्रोटीन पाचक एंजाइम प्रोटीएजेज व आरएनए पाचक एंजाइम आरएनएज इस रूपांतरण को प्रभावित नहीं करते हैं, इसीलिए रूपांतरित पदार्थ प्रोटीन या आरएनए नहीं है।
डीएनए से पाचन के बाद रूपांतरण प्रक्रिया बंद हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि डीएनए ही रूपांतरण के लिए जिम्मेदार है। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, लेकिन इस बात से सभी जीव विज्ञानी सहमत नहीं थे। डीएनए व डीएनएज के बीच क्या कोई अंतर है? ये दोनों ही एंजाइम्स के नेम है, डीएनएज व डीएनएज, इनके बीच क्या कोई अंतर है? अब आते हैं हम आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, इसके बारे में सुस्पष्ट प्रमाण अल्फ्रेड हर्शे व मार्था चेस ने 1952 में जो प्रयोग दिया उनसे प्राप्त हुआ, और इन्होंने उन विषाणुओं पर कार्य किया जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं, जिसे जीवाणु भोजी कहते हैं। तो आप लोगों को जो पहले मैंने अभी बताया, जो प्रयोग बताया, वो किसका था? ग्रिफिथ का। आपने देखा कि अभी भी कई वैज्ञानिक सहमत नहीं हैं। तो यहाँ पर आगे अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस ने 1952 में अपने प्रयोग से उन्होंने प्राप्त किया कि आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए है। उन्होंने उन विषाणुओं पर कार्य किया था जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं, और उसे क्या कहते हैं? जीवाणु भोजी कहते हैं। इन्होंने वायरस पर वर्क किया है, जबकि ग्रिफिथ ने किस पर कार्य किया था? बैक्टीरिया पर, अर्थात जीवाणु पर कार्य किया था। तो उन विषाणुओं पर कार्य किया है जो जीवाणुओं को क्या कर रहा है? संक्रमित कर रहा है। तो उन विषाणुओं को कहते हैं जीवाणु भोजी। ठीक है, जीवाणु भोजी जीवाणु से चिपकते हैं, अपने आनुवांशिक पदार्थ को जीवाणु कोशिका में भेजते हैं, अर्थात वो विषाणु जो जीवाणुओं को संक्रमित कर रहा है वो किससे चिपकते हैं? जीवाणुओं से चिपक जाते हैं, और जीवाणुओं से चिपकने के पश्चात उनके अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ है, उन आनुवांशिक पदार्थ को वो जीवाणु कोशिका में ट्रांसफर कर देते हैं, अर्थात भेज देते हैं। जीवाणु कोशिका विषाणु के आंतरिक पदार्थ को अपना समझने लग जाते हैं, अर्थात उनको ये लगने लग जाता है कि हमारे अंदर जो पदार्थ आया है वो हमारा अपना है, ऐसा उनको, किसको? जीवाणु कोशिका को लग रहा है, जिससे आगे चलकर अधिक विषाणुओं का निर्माण होता है। हर्शे व चेस ने इस बात का पता लगाने के लिए प्रयोग किया कि विषाणु से प्रोटीन या डीएनए निकालकर जीवाणु में प्रवेश करता है। उन्होंने अपने इस प्रयोग के द्वारा इस बात का पता लगाने के लिए प्रयोग किया कि विषाणु से प्रोटीन या डीएनए निकलकर, क्योंकि विषाणु जो है वो किससे चिपके हैं? जीवाणु से। ठीक है, और विषाणुओं से निकल करके किस में जा रहा है? जीवाणुओं में जा रहा है पदार्थ। तो इसी बात का पता लगाने के लिए उन्होंने प्रयोग किया कि विषाणु से प्रोटीन या फिर डीएनए निकलकर जीवाणु में प्रवेश करता है। तो कैसे प्रवेश करता है? उन्होंने कुछ विषाणुओं को ऐसे माध्यम पर पैदा किया जिसमें एक को विकिरण सक्रिय फास्फोरस और दूसरे विषाणुओं को विकिरण सक्रिय सल्फर पर वृद्धि करवाया था। ठीक है, यानी दो माध्यम लिए, एक में क्या किया उन्होंने? विकिरण सक्रिय फास्फोरस, और दूसरे विषाणुओं को विकिरण सक्रिय सल्फर, एक फास्फोरस वाला और एक सल्फर वाला, इन दोनों पर उन्होंने वृद्धि करवाया। ठीक है, जिस विषाणु को विकिरण सक्रिय फास्फोरस की उपस्थिति में पैदा किया उसमें विकिरण सक्रिय डीएनए पाया गया। ध्यान से इस बात को सुनेंगे आप लोग। यहाँ जो चित्र है उस चित्र को भी आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। हर्शे चेस का प्रयोग है ये। एक में आपको विकिरण सक्रिय फास्फोरस और एक में आपको विकिरण सक्रिय क्या? सल्फर। इनमें विषाणुओं को वृद्धि करवाई गई है। जिस विषाणु को विकिरण सक्रिय फास्फोरस की उपस्थिति में पैदा किया गया है उसमें विकिरण सक्रिय डीएनए पाया गया, जबकि विकिरण सक्रिय उसमें प्रोटीन नहीं था। ध्यान दीजिएगा, जिन विषाणुओं को विकिरण सक्रिय फास्फोरस की उपस्थिति में पैदा किया उसमें विकिरण सक्रिय डीएनए है, लेकिन विकिरण सक्रिय प्रोटीन नहीं है, क्योंकि डीएनए में फास्फोरस होता है जबकि प्रोटीन नहीं होता है। ठीक इसी तरह से विषाणु जिसे विकिरण सक्रिय सल्फर की उपस्थिति में पैदा किया गया उसमें विकिरण सक्रिय प्रोटीन पाया जाएगा। डीएनए विकिरण सक्रिय नहीं था क्योंकि डीएनए में सल्फर नहीं मिलता है। जस्ट अपोजिट है, फास्फोरस वाले में आपको विकिरण सक्रिय डीएनए होगा परंतु प्रोटीन नहीं होगा, क्योंकि डीएनए में फास्फोरस पाया जाता है इसलिए वहाँ पर विकिरण सक्रिय डीएनए है, प्रोटीन नहीं। जबकि सल्फर वाले में विकिरण सक्रिय प्रोटीन होगा, डीएनए नहीं, क्योंकि डीएनए में सल्फर नहीं होता है। ठीक है, इस डायग्राम में आप देखिए हर्शे चेस का प्रयोग। ये देखिए, कोशिकाओं में विकिरण का पता नहीं लगा प्लस विकिरण का पता लगा। कोशिकाओं में विकिरण का पता लगा, विकिरण का पता नहीं लगा,
विकिरण सक्रिय जीवाणु भोजी इस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु से चिपक जाते हैं। जैसे संक्रमण आगे बढ़ता है, जीवाणु को सम्मिश्र में हिलाने से विषाणु आवरण बनते हैं। देखिए, इसको मैं चित्र के माध्यम से आपको और अच्छे से बता रही हूँ। चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि आपको मैंने दो बताया ना, सल्फर और फास्फोरस वाला, ठीक है। हर्षे और मार्था ने क्या किया था कि एक कल्चर माध्यम में रेडियो सक्रिय सल्फर S35, जो 35 वाला है वो किसका है, आपका सल्फर का है, ठीक है। और दूसरे कल्चर माध्यम में क्या लिया था, फास्फोरस रेडियो सक्रिय फास्फोरस लिया था 32, जो 32 वाला है वो किसका है, फास्फोरस का है, ठीक है। ये आपका सल्फर वाला है और ये फास्फोरस वाला है, ठीक है। कई पीढ़ी तक लगातार उगाए जाने के कारण दोनों कल्चर माध्यम पर उत्पन्न होने वाले जीवाणुओं में समस्त सल्फर तथा फास्फोरस युक्त पदार्थ क्रमशः S35 और Fe32 युक्त हो गए। देखिए, इन्होंने क्या किया, दोनों जीवाणुओं के कल्चर पर जीवाणु भोजी T2 का संक्रमण करवाया। किसका संक्रमण करवाया, T2 का, दोनों कल्चर माध्यम पर, ठीक है। इन्होंने जीवाणु भोजी T2 का संक्रमण करवाया। दोनों कल्चर प्लेट की जीवाणु कॉलोनियों पर इनका बहुगुणन हुआ तथा इस प्रकार अनेकानेक जीवाणु भोजी प्राप्त हुए। ठीक, इनके परीक्षण से उन्होंने पाया कि एक प्लेट में उगने वाले जीवाणु भोजी के प्रोटीन में S35 उपस्थित था। क्या उपस्थित था, S35 उपस्थित था। तो दूसरी प्लेट के जीवाणु भोजी का DNA P32 की उपस्थिति के कारण रेडियो सक्रिय थे। ये दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पर आपको प्रोटीन संपुट दिखाई दे रहा है, ये इस वाले में सल्फर वाले में ये, और ये फास्फोरस वाले में विकिरण सक्रिय से अंकित DNA दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ठीक है। दोनों प्रकार के जीवाणु भोजियों को पृथक करके सामान्य माध्यम पर उगने वाले जीवाणुओं पर पुनः संक्रमित कराया गया। कुछ समय बाद जीवाणुओं को तरल कल्चर माध्यम में लेकर अच्छी तरह इस प्रकार हिलाया गया कि उनकी सतह पर उपस्थित जीवाणु भोजियों के प्रोटीन कवच पृथक हो जाए। इस प्रकार प्राप्त सस्पेंशन को जब सेंट्रीफ्यूज किया गया तो जीवाणु पैलेट एवं जीवाणु भोजियों के प्रोटीन कवच सुपरनेटेंट के रूप में प्राप्त हुए और दोनों विश्लेषणों से निम्न तथ्य प्राप्त हुए। विकिरण सक्रिय जीवाणु भोजी इस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु से चिपक जाते हैं। जैसे संक्रमण आगे बढ़ता है, जीवाणु को सम्मिश्रक में हिलाने से विषाणु क्या हो गए, आवरण अलग हो गया। जब उनको हम हिलाते हैं काफ़ी तेजी से तो विषाणु आवरण अलग हो जाता है। जीवाणुओं को अपकेंद्रण यंत्र में प्रचक्रण कराने से विषाणु कण जीवाणुओं से अलग हो जाते हैं। जो जीवाणु विकिरण सक्रिय DNA रखने वाले विषाणु से संक्रमित हुए थे वे विकिरण सक्रिय रहे। जो जीवाणु विकिरण सक्रिय DNA रखने वाले विषाणु से संक्रमित हुए थे वे विकिरण सक्रिय रहे। इससे स्पष्ट है कि जो पदार्थ विषाणु से जीवाणु में प्रवेश करता है वह DNA है। जो जीवाणु उन विषाणुओं से संक्रमित थे जिनमें विकिरण सक्रिय प्रोटीन था वे विकिरण सक्रिय नहीं हुए। इससे संकेत मिलता है कि प्रोटीन विषाणु से जीवाणु में प्रवेश नहीं करता है। इस कारण से आनुवांशिक पदार्थ DNA ही है जो विषाणु से जीवाणु में जाता है, जो कि चित्र 6.5 में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मैं आप लोगों को दोनों विश्लेषणों से जो तथ्य प्राप्त हुए हैं उसको मैं पॉइंट आउट करके भी बता देती हूँ ताकि आप और इसे अच्छी तरह से समझ सकें। S32 अर्थात सल्फर से रेडियो सक्रिय जीवाणु भोजियों से संक्रमित जीवाणुओं में रेडियो सक्रियता नहीं पाई गई, बल्कि इसमें रेडियो सक्रियता केवल सुपरनेटेंट में पाई गई जिसमें जीवाणु भोजियों के कवच उपस्थित थे।
32 युक्त जीवाणु भोजियों से संक्रमित जीवाणुओं में रेडियो सक्रियता पाई गई। ऐसे जीवाणु भोजियों के डीएनए को जीवाणु कोशिकाओं में प्रविष्ट होने के कारण हुई। जीवाणु भोजियों को सामान्य जीवाणुओं पर एक और पीढ़ी के लिए उगाए जाने पर यह पाया गया कि नई पीढ़ी के जीवाणु भोजी P32 से तो युक्त थे, परंतु S35 द्वारा रेडियो सक्रियता युक्त जीवाणु भोजियों की अगली पीढ़ी रेडियो सक्रिय नहीं थी। इन तथ्यों से क्या स्पष्ट हुआ कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ के रूप में जीवाणु भोजियों में एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाता है। धन्यवाद। इसके अगले वीडियो लेशन में मैं आप लोगों को आनुवंशिक पदार्थ के गुण, डीएनए बनाम आरएनए संसार और उसके कुछ प्रायोगिक प्रमाण, मेसेल्सन व स्टाल का प्रयोग और अनुलेखन अर्थात ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन की इकाई, इसके बारे में आप लोगों को समझाऊंगी। धन्यवाद। यसु